सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दुखद कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी 300 बेगमें थीं। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पात्र कुछ गलत धारणाओं के भी शिकार हो जाते हैं। वाजिद अली शाह भी ऐसे ही एक पात्र हैं, जिनके व्यक्तित्व के कई अच्छे पहलुओं पर उनकी कुछ एक आदतें भारी पड़ गईं। शायद यही कारण है कि वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब का नाम सुनते ही दिमाग में पहली प्रतिक्रिया यह आती है, वही ना जो अपनी जूतियां खुद ना पहन पाने के चलते अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। इसके बाद उनके नाच गानों और नवाबी शौक के चर्चे जग जाहिर हैं। वाजिद अली शाह के बारे में यह कहानी प्रसिद्ध है कि वह अपनी जूतियां न पहन पाने के चक्कर में भाग नहीं पाए। इतिहास इस कहानी की सच्चाई पर शक करने के कई ठोस कारण देता है। पहली बात, वाजिद अली शाह को 1856 में ही कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। जब 1857 का गदर हुआ तब वे मटिया बुर्ज में थे, जहां एहतियातन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसे में गदर के दौरान भागने की कोई संभावना नजर नहीं आती। 1856 में भी शासन के हालात कुछ ऐसे थे कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों का फैसला स्वीकार करना ही पड़ता। जूतियां पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। उनके हाथ से सत्ता की बागडोर खिसकना निश्चित था। वास्तव में हकीकत यह थी, 9 साल तक अवध के नवाब रहे वाजिद अली शाह को विरासत में एक कमजोर राज्य की नवाबी मिली थी। उनके पहले के नवाब अंग्रेजों से प्लासी बक्सर के समय संघर्ष कर चुके थे और अंग्रेजों के हाथों पराजित हुए थे। इस कारण अवध प्रांत को अंग्रेजों को भारी जुर्माना देना पड़ता था। वाजिद अली शाह ने शासन संभालते ही रोज दोपहर लखनऊ में अपनी पलटनों की परेड की सलामी लेना शुरू किया। अंग्रेज इतिहासकार मैटकॉफ के विवरण से यह पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारियों ने तमाम तरीकों से दबाव बनाकर नवाब का इस परेड में जाना रुकवाया। इसके तुरंत बाद लॉर्ड डलहौजी भारत आया और सितंबर 1848 में अवध के लिए उसने एक खत में लिखा, ये यानी कि अवध वह चेरी है जो पेड़ हिलाते ही मुंह में आ गिरेगी। डलहौजी का यह अनुमान गलत था। अवध अंग्रेजों के कब्जे में आया तो मगर 1857 के विद्रोह में सबसे आखिर में, वो भी लखनऊ शहर में 20,000 मौतों के बाद। नवाब वाजिद अली शाह की जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला उनका नवाब होना, दूसरा उनका संगीत प्रेम और तीसरा उनकी मोहब्बतों की दास्तान। तीनों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है। आज लखनऊ में जिस इमारत में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, वाजिद अली शाह के समय उसे परी खाना कहते थे। इस इमारत में शाह की परियां रहती थीं। परी मतलब वो बांदियां जो नवाब को पसंद आ जाती थीं। इनमें से अगर कोई बांदी नवाब के बच्चे की मां बनती तो उसे महल कहा जाता। बेगम हजरत महल ने बांदी से बेगम होने का सफर महल के ही रास्ते तय किया था। 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने हिंदुस्तान का शासन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन अवध को बागियों से खाली कराने में 7 जनवरी 1859 तक का समय लगा। वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद शाह और तमाम नाचने गाने वालों ने फिरंगी फौजों को शहर में घुसने नहीं दिया। आखिरी मोर्चा टूटने के बाद अंग्रेजों ने सबसे बीभत्स कत्लेआम भी लखनऊ में किया। सिकंदर बाग के बाहर सजाए गए कंकालों की तस्वीरें आज भी इसकी गवाह हैं। वाजिद अली शाह ने कुल 60 किताबें लिखीं, जिनमें से ज़्यादातर अब नहीं मिलती हैं। हालांकि उनकी बाबुल, मोरा नैहर छूटो जाए जैसी रचनाएं उनके उम्दा लेखक होने की गवाही देती हैं। नवाब ने लगभग 300 शादियां की और तलाक भी खूब दिए। इनमें से कुछ निकाह थे, कुछ लगभग
112 से ज्यादा मुताह थे। मुताह कुछ समय के लिए की जाने वाली टेम्परेरी शादी होती थी। हालांकि निकाह कब तक चलेगा और मुताह कब तक चलेगा, इसकी कोई तय सीमा नहीं थी। नवाब वाजिद अली शाह की सबसे प्रिय बेगम एक हिंदू सरफराज महल थी। 10 साल की शादी के बाद सरफराज ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद नवाब से उनका तलाक हो गया। दूसरी तरफ नवाब की पहली मुताह वाली बीबी माशूक महल से उनका संबंध 30 साल चला। तलाक की सबसे बड़ी वजह बेगमों और उनके बच्चों के बढ़ते खर्चे और समय न देने के चलते होने वाले झगड़े होते थे। नवाब के बारे में एक खास बात यह है कि दुनिया जब गोरे रंग की दीवानी थी, वाजिद अली शाह गहरे रंग की चमड़ी के कद्रदान थे। उन्होंने अरब व्यापारियों की अफ्रीकी गुलाम औरतों से भी निकाह किए। उनमें से कुछ उनके बॉडीगार्ड की तरह रहती थीं। इन्हीं में से एक बेगम का नाम अजायब खातून रखा गया। नवाब वाजिद अली शाह की पसंदीदा महिलाओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे, मगर नवाब ने अपनी परियों के लिए कई इंतजामात भी किए। उन्होंने इश्कनामा में अपने प्रेम के अनुभवों को काफी खुल के लिखा है। साथ ही यह भी बताया है कि परीखाना में 180 से ज्यादा औरतों को संगीत सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। कथक नृत्य का जो विकास उनके समय में हुआ, उसके पहले और बाद में कभी नहीं हुआ। परीखाना की बेगमों, महलों और परियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की थी। इसके लिए उन्हें हथियार चलाने जैसी चीजें भी सिखाई गई थीं। इसी का नतीजा था कि लखनऊ शहर की तवायफों, बेगमों और उनके साजिंदों से निपटने में अंग्रेजों को 10 महीने का समय लग गया। कथक में नवाब खुद कृष्ण बनते और उनकी हूर परी और यास्मीन परी गोपियां बनती। कथक सिखाने वालों को महाराज कहा जाता था। बिंदादीन महाराज से शुरू हुई विरासत बिरजू महाराज के जरिए आज भी जिंदा है। नवाब वाजिद अली शाह का यह सिलसिला कलकत्ता के मटिया बुर्ज में भी चला। वहां जाकर इसमें उनके भोजन प्रेम को वहां जाकर और विस्तार मिला। अवध के नवाब खाने के बड़े कद्रदान थे। वाजिद अली शाह भी इसका अपवाद नहीं है। कहते हैं कि एक बार उन्होंने शहजादे आसमा कद्र को खाने पर बुलाया। खाने के मेन कोर्स में मांस की जगह मुरब्बा रखा हुआ था। शहजादे को समझ नहीं आया कि खाने की मुख्य चीज मुरब्बा कैसे हो सकती है। उन्होंने जब उसे चखा तो पता चला कि वह मुरब्बा नहीं, कोरमा था। शहजादे को शर्मिंदगी हुई कि वह कोरमे और मुरब्बे का फर्क नहीं पहचान पाए। बाद में शहजादे ने भी एक दावत रखी जिसमें सारी चीजें, यहां तक कि बर्तन भी चीनी के बने हुए थे। कोलकाता पहुंचकर नवाब की रसोई में बहुत सारे प्रयोग हुए और एक नया व्यंजन बना। मसलन कलकत्ता बिरयानी में आलू का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऐसे में कई मसालों वाले कबाब, कुश्ते और तमाम चीजों के जरिए नवाब को ताकत मिलती थी। कहते हैं असली गलावटी कबाब में 160 मसाले पड़ते थे। आम जनमानस में नवाब वाजिद अली शाह की छवि एक रंगीन मिजाज और जनता के दुखों से दूर रहकर अपने शौक पूरे करने वाले नवाब की है, मगर इतिहास कई बार इसे गलत साबित करता है। लखनऊ शियाओं की भरमार वाला शहर रहा है। वाजिद अली शाह के समय में एक बार होली और मुहर्रम एक साथ पड़ा। मुहर्रम पर लखनऊ मातम में डूबा रहता है, लिहाजा हिंदुओं ने तय किया कि मुहर्रम के चलते होली पर रंग नहीं खेला जाएगा। मातम के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूछा कि होली क्यों नहीं खेली जा रही। बताया गया कि हिंदू मुहर्रम के चलते जश्न नहीं मना रहे। नवाब ने हुक्म दिया कि मुसलमान भी हिंदुओं के सम्मान में होली खेलें। इसके बाद जमकर होली खेली गई। उनकी प्रसिद्ध ठुमरी भी है, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित इस किस्से में मुमकिन है कि वक्त के साथ कुछ नमक मिर्च मिला दिया गया हो, फिर भी उनका व्यक्तित्व इसके सच होने की पुष्टि करता है।
वाजिद अली शाह ने हारी हुई बाजी में भरसक अपने रंग ढंग से कुछ निशान छोड़ने की कोशिश की। उनकी हर तस्वीर में आपको उनकी छाती का बायां हिस्सा बेढप तरीके से खुला मिलेगा। यह उनका तरीका था। दुनिया को चाहे जैसा लगे, मगर नवाब की चीजें नवाब के तरीके से ही होती थीं। इसलिए जब राज्य, दौलत और रुतबा सब कुछ छूट रहा था, तो बस एक ही बात उनके दिल से निकली, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।